नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा हमारा हटके है। आज मैं एक एक पर्सनल टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा। क्या होता है कि आप लोग मुझे कॉल लगाते हैं कोई भी लीगल एडवाइस लेने के लिए, और आप अपने सवाल मुझसे पूछते हैं, और मेरे पास आए दिन कई कॉल आते हैं अलग अलग स्टेट से। कई लोग यूट्यूब के द्वारा मुझे जानते हैं, और कई लोग जो हैं वो फेसबुक के द्वारा मुझे जानते हैं, और कई लोग जो अलग अलग स्टेट में जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो भी मेरे बारे में जो कोई परेशान है उसको बताते हैं। मेरा ये कहना है कि आप लोग मुझे कॉल लगाते हैं तो रिलेवेंट बातें मुझसे किया करें। फालतू बातें करके आप खुद का भी टाइम बर्बाद करते हैं, मेरा भी टाइम बर्बाद करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और कई बार हम थोड़े हैरान रह जाते हैं कि व्यक्ति हमसे आधे आधे घंटे एक एक घंटे बात कर रहा है और दुनिया भर के फालतू सवाल कर रहा है। हम उसके जवाब भी देते, लेकिन थोड़ी टाइम में हम भी इरिटेट हो जाते हैं। इतने इरिलेवेंट चीज़ें लोग हमसे फ़ोन लगा लगा के पूछते हैं कि हमको भी मतलब गुस्सा आने लग जाती है। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि व्यक्ति एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। आप ज़रा ये बताइए कि आप एक एडवोकेट से बात कर रहे हैं, उससे एक ही क्वेश्चन बार बार करेंगे, उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? तो ये बहुत ज़्यादा रूटीन में देखने को मिलता है। तो अगर आप हमको फ़ोन लगाते हैं तो एकदम रिलेवेंट बात किया कीजिए, और अगर आप हमसे ही एडवाइस चाहते हैं तो फिर जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करें आप। क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि वो हमसे एडवाइस लेते हैं, फिर बाद में वो हमको एडवाइस देने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसा कर लो, फिर आप कहते हो सर अगर हम ऐसा कर ले तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा क्यों नहीं करना है। तो ये जो चल रहा है ये सही नहीं है। अगर आपको हम ही से एडवाइस चाहिए तो या तो हमारे हिसाब से चलें या फिर अपने हिसाब से चलें। हमारी बात भी नहीं सुनना है, अपनी बात भी सुनाना है, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि क्या है कि नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे वकील हैं। आप जिस भी शहर से रहते हैं आपने भी वकील किया हुआ है, और मैट्रिमोनियल केसों में अक्सर ये शिकायत देखने को मिलती है कि सर हमारा वकील ही ढंग का नहीं है, हमारा वकील ही ख़राब है। ये शिकायत अक्सर देखने को मिलती है, खासकर जो लड़के होते हैं, जो मेल साइड की फैमिलीज़ होती हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत कॉमन है। और ये बात सही रहती है। ये बात सही इसलिए रहती है कि अगर एक मैट्रिमोनियल केस किसी के पास आया है और वो ये देख लेता है कि लड़के वाले खूब पैसे वाले हैं, तो उसके मन में लड्डू फूटता है। वो तो यही सोचता है कि इनको खूब परेशान करूं, भले मैं इनका वकील हूं, मैं इनको परेशान करूंगा, सामने वाले वकील से भी बातचीत करके रखूंगा, इसमें समझौता होगा, मोटी रकम मिलेगी। साल में 3-4 केस भी ऐसे आ गए तो वकील साहब 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमा लेते हैं। बाकी छुटपुट अमाउंट तो रोज़ कमाते रहते हैं। तो हर मैट्रिमोनियल केस में यही हो रहा है। क्योंकि अब ये केस जो हैं ये कोई इनमें न्याय जैसा कुछ नहीं है। इनमें सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा बनाओ। मतलब कि फैमिली कोर्ट्स के जो मामले हैं, इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के मामलों तक को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक एक आम धारणा हुआ करती थी, एक प्रिजम्पशन था कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ वगैरह में है, लेकिन ये सब खत्म हो गए। आजकल सबसे ज़्यादा पैसा फैमिली मैटर्स में है। वकीलों की एक सोच है, वकीलों ने डाइवोर्स करवा के और ये फैमिली केसेस लड़ के घर तुड़वा कर खुद के घर बना लिए। मैं हर वकील तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कितने % वकील ऐसे होते हैं आप भी जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि फैमिली मैटर्स आज एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें कि एक महिला अपने पति पर हजारों केस लगा देती है। पति बेचारा भागता रहता है इधर उधर, वकील बेवकूफ़ बनाता है, और तंग आकर पति को आखिरी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पति पैसे वाला है, वो 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ वाइफ को दे देता है। कम पैसे वाला है तो 20 लाख, 25 लाख दे देता है, और कम पैसे वाला है तो 2 लाख, 5 लाख। लेकिन हर तरफ से वकील साहब की चांदी है। तो मैट्रिमोनियल केसों की यही कहानी है। अब आप चाहते हैं कि आपको एक सही राय मिले,
फिर आप हमें कॉल करते हैं, फिर हमें बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इररिलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछे जिसका कोई सेंस नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब वाहियात वो लगता है। एक डॉक्टर अगर हार्ट का ऑपरेशन करे और पेशेंट उससे पूछे कि सर आप ऑपरेशन कैसे करोगे, तो सच बता रहा हूँ डॉक्टर का दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भाई मैं ऑपरेशन कैसे करूँगा, इससे आपको क्या मतलब? आप डॉक्टर से ये थोड़ी पूछ सकते हो सर पहले हार्ट में कौन सी नस काटोगे, कहाँ चीरा मारोगे। अगर आप पूछोगे तो बताएगा भी नहीं वो बोल रहा है दिस इज नॉट योर बिजनेस। हम जितना बता रहे हैं आप उतना कीजिए बस, बाकी सब हम कर रहे हैं। अब लोग हमसे पूछते सर ये कर ले, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं ऐसा कर लो, फिर लोग पूछते सर ऐसा क्यों। अब इतना डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी चीज़ को, इतना समय मेरे पास होना चाहिए। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट हैं और मेरे ऑफिस है, फिर मुझे कोर्ट भी जाना पड़ता है, मैं हाई कोर्ट भी जाता हूँ, मैं फैमिली कोर्ट भी जाता हूँ, मेरे पास क्रिमिनल केसेस भी हैं, बहुत सारे केसेस भी हैं। लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में एडवाइस मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जनरली मैट्रिमोनियल केसों का मुझे बहुत पहले से अनुभव है। मैं जब वकील नहीं बना था तब से अनुभव है, तब से मैं मैट्रिमोनियल केसेस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली में और कुछ फ्रेंड्स वगैरह के कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिसके बाद मुझे लगा, मैंने उस पर सर्च करना शुरू कर दिया कि ये चल क्या रहा है। और जब मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू किया उस समय मैं सिर्फ 12वीं क्लास में पढ़ता था, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तब से मैंने इन पर रिसर्च करना शुरू किया और मात्र 4-5 सालों में इन केसों में क्या होता है, ये केसेस क्या हैं, पूरी इसकी समरी और जो कुछ भी है वो सब मैं समझ चुका था। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, 498 क्या है, 406 क्या है, धारा 125 CRPC क्या है, डाइवोर्स क्या है, क्रूएल्टी के बेस पे डाइवोर्स क्या है, स्त्रीधन क्या होता है, ये सब, और इसमें क्या क्या जजमेंट हुए। यही कारण है कि मैट्रिमोनियल केस जो मेरे पास आते हैं उसमें बहुत जल्दी लूप होल पकड़ कर मैं उसमें एक अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोगों के द्वारा कॉल पर कॉल लगाना, व्यर्थ के सवाल करना, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो क्या है कि मुझे आपसे दूरी बनानी पड़ेगी। अब एक शख्स है वो गाज़ियाबाद में रहते हैं और गाज़ियाबाद में वो रहते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो यहाँ तक कि मैं उनको फ़ोन पर बोल भी चुका हूँ कई बार कि यार आपका मेंटल लेवल थोड़ा डाउन है। वो मुझे कभी भी फ़ोन लगा देते हैं। और ये मतलब आप जब किसी को कॉल लगाते हैं तो कभी सोचते तो होंगे ना कि इस समय कॉल लगाना ठीक रहेगा या बाद में लगाऊँ। वो मुझे कभी फ़ोन लगा देते हैं, कभी सुबह 10 बजे लगा देंगे, कभी दोपहर में 12-1 बजे लगा देंगे। मतलब उनमें इतना दिमाग नहीं है कि मैं 12-1 बजे या 10 बजे के बाद मैं कोर्ट में रहता हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। वो मुझे कभी फ़ोन लगा देते हैं और मुझे उनको मैसेज करना पड़ता है कि मैं अभी कोर्ट में हूँ। एक बार उनको फ़ोन पर मैंने बोला भी, एक बार नहीं कई बार बोला कि जनाब आप में इतना दिमाग तो होना चाहिए कि मैं कोर्ट में रहता हूँ, आप मुझे 2 बजे 3 बजे कॉल लगा रहे हैं, आपको नहीं पता मैं कोर्ट में रहता हूँ इस टाइम पर। तो ऐसे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कई बार कि हम खुद इरिटेट होने लग जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि इस तरह के जो भी आप लोग कॉल लगाते हैं तो कॉल आप लगाइए, लेकिन जो रिलेवेंट बातें हैं वो वही पूछें। और कभी भी कॉल लगाते हैं तो आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, हालांकि कई लोग करते भी हैं। और जब भी कॉल लगाए तो आप कोशिश ये करें कि 15 से 20 मिनट में आपकी और मेरी बात पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप दुनिया भर के फालतू सवाल करे जा रहे हैं और मैं जवाब दे के पक जाते हैं भाई कि क्या पूछ रहा है। अब एक शख्स को मैंने बोला कि आप 60 दिन की एप्लीकेशन लगा दो डोमेस्टिक वायलेंस केस में कि मेरा केस 60 दिन में ख़त्म किया जाए। और वो सब बार बार एक ही सवाल करते हैं कि फिर सर मेंटेनेंस का क्या होगा, फलाना ढमका। और मैं इसके जवाब कई बार उनको दे चुका हूँ लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। जब आप 60 दिन में केस ख़त्म करने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो मेंटेनेंस से क्या मतलब है आपको? भाई 60 दिन में केस ख़त्म हो तो रहा है आपका। और घरेलू हिंसा का केस 60 दिन में ख़त्म अगर होता है तो इसमें पति बरी ही होता है, क्योंकि घरेलू हिंसा साबित नहीं हो पाती। तो जब आप 2 महीने बरी हो रहे हैं तो उसके पहले जो मेंटेनेंस ऑर्डर होगा उससे क्या लेना देना आपको? उससे कोई सेंस ही नहीं निकलता, क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद वाइफ एग्जीक्यूशन लगाती है और वो पूरी फॉर्मेलिटी भी 6-7 महीने में पूरी होती है।
तो आपको इस चीज़ से क्या करना कि मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है तो मैं परेशान हो जाऊंगा। ये बात मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ, मगर उनके भेजे में नहीं घुसती। अब इस तरीके जब कोई कॉल लगाता है तो हमारा और दिमाग ख़राब होता है। मतलब इतने मूर्खता का परिचय मत दीजिए कि हमें ये कहना पड़ जाए कि आप इसी लायक थे इसलिए आप पे केस लगा। जब आपको हमने बता दिया कोई चीज़, उसके बाद भी आप बार बार एक ही सवाल करते हैं। आप किसी बड़े वकील के पास जाएं, या फिर हो सकता है आपने कई बड़े वकील किए होंगे, तो उनके ऑफिस में जाएं तो वो सिर्फ अपॉइंटमेंट की 10 से 15 हज़ार फीस ले लेते हैं और आपसे 10 मिनट बात भी नहीं करते हो। वो टाइम देख के जैसे 10 मिनट पूरा होता है आपको बाहर निकाल देते हैं। आप बाहर नहीं जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बाहर निकालते हैं। कभी भी आप ट्राई करके देख लेना कि एक बड़ा वकील 10 से 15 मिनट का 10,000 रुपये ले लेता है। कुछ वकील 25,000 रुपये ले लेते हैं, कुछ 40-50,000 ले लेते हैं। ऐसा मार्केट है पूरा, और आप उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। वो आपसे रिलेवेंट बात करेंगे, आप इधर उधर की बात करेंगे तो आपको वहीं टोक देंगे और कहेंगे कि काइंडली आप ब्रीफली मुझे बताइए क्या हुआ है आपके साथ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो फिक्स टाइम फिक्स कर देते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और जैसे टाइम पूरा होता है वैसे वो आपको गेट आउट कर देते हैं। तो कभी भी किसी एडवोकेट से राय लें या डॉक्टर से राय लें तो एक रिलेवेंट बात करें। दुनिया भर की रामायण गाने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये बात हम पहले भी कई बार क्लाइंटों को बोल चुके हैं, लेकिन ये बात भेजे में नहीं घुसती है किसी के। तो आप लोग जब भी कॉल लगाया करें थोड़ा सोच समझ के लगाया करें और एक लिमिटेड बात किया करें। पहले सोच लिया करें क्या बात करना है, क्या पूछना है। मैं कुछ बताता हूँ तो आपके 1000 डाउट निकल आते हैं। अब मैं एक एक बात को समझा नहीं सकता आपको, वरना ये वही बात हो जाएगी कि डॉक्टर आपको पूरा दिखाए कि देखो ऑपरेशन ऐसे होता है। तो ये हमारे काम नहीं होते हैं। हम जो बोलते हैं आप उसको कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। टाइम पास ना करें, मुझे इरिटेट ना करें, खुद भी इरिटेट ना हो। अगर केस को सही तरीके से लड़ेंगे आप तो पक्का जीतेंगे और पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके फेवर में निकल कर आएगा, क्योंकि आप केस जीतने के उद्देश्य से लड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो वकील किया है वो वकील सेटलमेंट करवाने के मोटिव के साथ लड़ रहा है। तो यही कारण है कि जब अच्छा वकील नहीं मिलता तो आखिर में आप केस हारते ही हैं। कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आप मार्केट में उठा कर देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, कोई व्यक्ति केस जीता नहीं है आज तक। कारण ये रहता है कि वो जीत सकता है बड़ी आसानी से, कानून इतने ख़राब नहीं है, लेकिन वकील साहब जीतने ही नहीं देते। 8-8, 10-10 साल हो गए घरेलू हिंसा का मुकदमा चलते हुए लोगों पर। इंट्रीम मेंटेनेंस दे दे के व्यक्ति कंगाल होता जा रहा है। 498 के केस 10-10 साल हो गए, ख़त्म नहीं हुए। 125 के केस 8-8, 10-10 साल हो गए, ख़त्म नहीं हुए। यहाँ तक कि तलाक के केस 5-5, 6-6, 7, 8-10 साल हो चुके हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कारण है कि वो केस ख़त्म हो जाएंगे तो वकील साहब पैसा कहाँ से कमाएंगे। वकील साहब के पास ऐसे 5-10 केस आ जाते हैं तो उनकी आधी ज़िंदगी इन केस को चलाने में और इनसे वसूली करने में निकल जाती है। फर्स्ट क्लास उनको एक पैकेज मिल जाता है उनको। इसलिए अगर हमें कॉल लगाते हैं तो रिलेवेंट बातें करें, टाइम की बर्बादी ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। हमारे दूसरे काम भी, मैं भी एडवोकेट हूँ, MP हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मेरे पास भी मेरे खुद के केस हैं। मेरे ऑफिस में कई लोग मिलने आते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अक्सर नोटिस किया होगा कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं ड्रेस में नहीं रहता। कारण ये रहता है कि दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं बैठकर वीडियो बना सकूं। इसलिए मैं रात को, शाम को 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद मेरे घर पर बैठकर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। हालांकि कुछ वीडियो मैंने एडवोकेट की ड्रेस में बनाए क्योंकि मुझे हाई कोर्ट में समय मिला तो मैंने वहाँ से वीडियो बना दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समय मिला तो वहाँ से बना दिया। अदरवाइज मैं कभी भी एडवोकेट की ड्रेस पहन कर वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इतना समय दिन में मेरे पास नहीं रहता। उसके बाद भी कई लोग दिन में 2 बजे कॉल कर रहे हैं, 3 बजे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। एक जना मैसेज करते कि सर आपके वीडियो कई महीनों से आए ही नहीं। मैंने कहा कि मैंने भाई 1 हफ्ते पहले वीडियो डाला है, आप चेक कर लो एक बार। मतलब आप यूट्यूब देखते नहीं हो, मन से ही मुझे मैसेज कर रहे हो कि आपकी वीडियो 1 महीने से नहीं आए, जबकि मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ कि 1 वीडियो डाल ही दूँ। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा।